दोस्तों, बड़े बड़े दावे जिस चेहरे को लेकर किए जा रहे थे, दावा किया जा रहा था कि इस चेहरे के दम पर तमिलनाडु में बीजेपी बंगाल वाली कहानी दोहरा सकती है भविष्य में। उस चेहरे ने आखिरकार पार्टी छोड़ते हुए पीएम मोदी की राजनीति पर क्या खरी खरी सुना दी। जिस तरह की राजनीति पीएम मोदी करते हैं, जिस तरह की पोस्टरबाजी पीएम मोदी करते हैं, जिस तरह का कल्ट पीएम मोदी का बना दिया गया है, उसे लेकर पार्टी छोड़ने का ऐलान करते के अन्नामलाई ने जो कुछ कहा वो बीजेपी को आईना दिखाता है। कि अन्नामलाई एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उसके बाद तमिलनाडु बीजेपी में आए, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने, प्रदेश भर में यात्रा की और यह दावा किया गया कि अन्नामलाई की छवि बीजेपी के उभार में मदद कर सकती है तमिलनाडु में। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो नई पार्टी बनाने वाले विजय छा गए और सी जोसेफ विजय की सरकार बन गई। अब लगता है कि बीजेपी की राजनीति से अन्नामलाई का मोह भंग हो गया है। अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और क्या कुछ सुनाया है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, पीएम मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं। अन्नामलाई ने उस तरह की राजनीति को लेकर क्या कहा, उससे पहले रजनीकांत के साथ जो पार्टी बनाने की 2020 में बात हुई थी, उसे लेकर क्या बोला। अन्नामलाई अब नई पार्टी बना रहे हैं, लेकिन योजना 2020 में भी बनाई गई थी। तब रजनीकांत ने अप्रोच किया था कि अन्नामलाई और रजनीकांत मिलकर पार्टी बनाएंगे, लेकिन तब क्या हुआ था, उस बात को लेकर अन्नामलाई ने क्या कहा। अन्नामलाई ने कहा कि कई तरह की अटकलों को विराम देने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं 24 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहा था, तब सुपरस्टार रजनीकांत जी का मुझे फोन आया। आईपीएस सेवा से आने के बाद उनके और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता रहा है और हम अक्सर राजनीति को लेकर चर्चा करते थे। उस दिन सुपरस्टार रजनीकांत जी चाहते थे कि मैं दिल्ली से वापस आ जाऊं और उनके आंदोलन में शामिल हो जाऊं। आगे अन्नामलाई कहते हैं, जब उन्होंने 24 अगस्त को यह प्रस्ताव रखा तो मेरे सामने 3 मुख्य बातें थी। तमिलनाडु के लिए क्या अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि रजनीकांत जी का राजनीति में आना तमिलनाडु के लिए सबसे अच्छा होता। सुपरस्टार रजनीकांत जी के लिए क्या अच्छा है, कोविड के उस दौर में उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को देखते हुए उनका राजनीति में न आना ही उनके लिए बेहतर था, ताकि वो स्वस्थ और खुश रहें। तो ये अन्नामलाई ने रजनीकांत से बातचीत को लेकर खुलासा किया। आगे कहा कि मैंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता संतोष जी को पार्टी में शामिल होने का वचन दिया था और मैं अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहता था। इस वैचारिक कशमकश के बीच मैंने पहली बार रजनीकांत जी के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और उनसे माफी मांगते हुए अगले दिन बीजेपी की सदस्यता ले ली। बाद में मैंने उनसे मिलकर क्षमा याचना की थी और उन्होंने बड़े दिल से मेरी बात को समझा। आज भी मैं सुपरस्टार रजनीकांत जी के प्रति मन में बहुत गहरा सम्मान रखता हूं। तो ये रजनीकांत के साथ नई पार्टी के साथ बातचीत वाला एपिसोड हुआ था। जब विजय की सरकार बनी तमिलनाडु में, तो रजनीकांत का भी बयान सामने आया था कि जो मैं चाहता था, जो मैं कर सकता था एक वक्त, वो विजय ने करके दिखाया है। मैं नहीं कर पाया, मैं पार्टी नहीं बना पाया। स्वास्थ्य के कारणों का उन्होंने भी हवाला दिया था और के अन्नामलाई ने भी इस बात को दोहराया है कि रजनीकांत के साथ नई पार्टी बनाने पर विचार हुआ था, लेकिन वचन निभाते हुए मैं बीजेपी में चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वचन निभाते हुए अन्नामलाई बीजेपी में चले तो गए, लेकिन अब बीजेपी से कैसे मोहभंग हो गया, जबकि तमिलनाडु के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें क्या बीजेपी के लिए संभावनाएं बन सकती थी और क्या अन्नामलाई बीजेपी का चेहरा बन सकते थे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद डीएमके का मनोबल इस वक्त डाउन है। इसके अलावा एआईएडीएमके इस वक्त हाशिए पर दिखाई दे रही है, पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए संभावनाएं बनती थी? अगर वो संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही थी तो लगता है कि अन्नामलाई के जाने के बाद उन संभावनाओं ने पूरी तरह दम तोड़ दिया है। क्योंकि अन्नामलाई को भी लगा शायद कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है तमिलनाडु में वो राजनीति नहीं चलेगी, इसीलिए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और पीएम मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति को लेकर क्या बोला है अन्नामलाई ने। अन्नामलाई ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 18 महीने से कुछ मुद्दों पर मेरी अलग राय थी। मैंने इन मतभेद को कभी सार्वजनिक विवाद नहीं बनाया। मैं लगातार पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखता रहा। दिसंबर 2024 में मैंने पार्टी नेतृत्व को बता दिया था कि भविष्य में मैं पार्टी छोड़ सकता हूं। यह निर्णय अचानक नहीं था। पार्टी ने मुझसे कहा कि पहले चुनावी जिम्मेदारियां पूरी करूं। मैंने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। आगे वो कहते हैं, हम तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। भविष्य में यह आंदोलन एक राजनीतिक दल का रूप लेगा और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाग लेगा। लेकिन उससे पहले हमें नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की एक नई पीढ़ी तैयार करनी होगी। हम ऐसी राजनीति बनाना चाहते हैं जिसमें ईमानदारी, क्षमता, सेवा और नैतिकता सबसे ऊपर हो। आगे वो कल्ट वाली राजनीति पर क्या बोलते हैं जो पीएम मोदी पर फिट बैठती है। वो कहते हैं, हम व्यक्ति पूजा की राजनीति नहीं करेंगे। किसी नेता का जन्मदिन मनाने, बड़े बड़े पोस्टर लगाने और राजनीतिक व्यक्तित्व को
भगवान जैसा बनाने की संस्कृति से बाहर निकलना होगा। जब प्रधानमंत्री खुद कई बार अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें भगवान बताते हैं, बड़े बड़े पोस्टर पीएम मोदी के हर इवेंट में लगाए जाते हैं, राशन के थैले से लेकर कोविड की वैक्सीन से लेकर पेट्रोल पंप तक हमने पीएम मोदी के पोस्टर देखे हैं। तो पोस्टरबाजी वाली राजनीति की खुलकर आलोचना की है कि अन्नामलाई ने नई पार्टी का ऐलान करते। तो जो कल्ट वाली राजनीति पर आगे क्या कहते हैं, राजनीति किसी एक व्यक्ति या परिवार की जागीर नहीं हो सकती। हम कार्यकाल सीमा टर्म लिमिट की व्यवस्था लाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए विधायक, सांसद, मंत्री या नेता नहीं बना रहेगा। नए लोगों को अवसर मिलेगा। मैं स्वयं भी इस नियम के दायरे में रहूंगा। आगे वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया भर में काम कर रहे प्रतिभाशाली तमिल लोग तमिलनाडु के विकास में योगदान दें। आज गूगल, फेसबुक, एनवीडिया, इंटेल, माइक्रोन और दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियों में तमिल लोग ऊंचे पदों पर हैं। उनकी प्रतिभा तमिलनाडु के विकास में उपयोग होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से वी द लीडर्स आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोग स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकेंगे। आगे वो कहते हैं, हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य राजनीति की गुणवत्ता बदलना है। हम किसी राजनीतिक दल के दुश्मन नहीं हैं। भाजपा, डीएमके, एआईएडीएमके या किसी अन्य दल के प्रति हमारे मन में कोई कटुता नहीं है। हर दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के सामने जाएगा। हम भी अपनी विचारधारा के साथ जनता के सामने जाएंगे। अंतिम निर्णय जनता करेगी। तो ये बयान दिया है अन्नामलाई ने। इसमें पीएम मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, व्यक्ति पूजा वाली राजनीति का इस वक्त चरम काल चल रहा है। देश के बुद्धिजीवी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब मोदी हो गया है। तो क्या ऐसी राजनीति से अन्नामलाई का मन उब गया? क्या इसलिए इस तरह का ऐलान किया है उन्होंने कि कल्ट वाली राजनीति नहीं बनाई जाएगी? आगे वो कहते हैं, मैं अपने समर्थकों से भी कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और नफरत की राजनीति ना करें। बदलाव लाने वाले लोग लड़ाई नहीं करते, बल्कि समाज को बेहतर दिशा देते हैं। तो काफी अच्छी बातें की है अन्नामलाई ने। लेकिन क्या बीजेपी में रहते क्या कभी आईटी सेल जिस तरह जहर उगलता है, जिस तरह झूठ फैलाता है, जिस तरह सवाल पूछने वालों को ट्रोल किया जाता है, क्या अन्नामलाई ने कभी आवाज उठाई? पार्टी के अंदर रहकर आवाज उठाते तो जनता के बीच अच्छा मैसेज जाता। अब बाहर निकले हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो चलो ये भी अच्छी बात है। आगे क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि रास्ता आसान नहीं है। हम सभी सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं। हमारे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। हमें ईंट दर ईंट संगठन बनाना होगा। इसीलिए मैं केवल एक बात कहूंगा, धैर्य रखिए। मजबूत इमारत की तरह मजबूत राजनीतिक आंदोलन भी समय लेकर बनता है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य केवल एक है, तमिलनाडु को भारत का सबसे अग्रणी राज्य बनाना। तो तमिलनाडु को अग्रणी राज्य बनाने के दावे के साथ और व्यक्ति पूजा वाली राजनीति दूर करने के दावे के साथ अन्नामलाई नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कामयाबी मिलेगी? क्या सिर्फ अन्नामलाई के चेहरे पर पार्टी खड़ी की जा सकती है? अगर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ पहले प्लानिंग थी, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर संपर्क करना चाहिए। रजनीकांत के चेहरे पर हो सकता है पार्टी खड़ी हो जाए, क्योंकि अन्नामलाई का बैकग्राउंड चूंकि बीजेपी से जुड़ा है, इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में लगातार उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर बुलाया जाएगा। तो इस नैरेटिव को बदलने के लिए भी अन्नामलाई को कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में विजय वाला करिश्मा दोहरा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।